स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ लिया था कि किस तरीके से काइनेटिक एनर्जी होती है, क्या पोटेंशियल एनर्जी होती है, और दोनों का हमने डेरिवेशन करके देख लिया था कि क्या वैल्यूज हमको फाइनली मिलती हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या पढ़ेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सिंपल सा लॉ है, लॉ ऑफ conservation of energy। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आज हम पढ़ने वाले हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है? ये बोलता है कि एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है और ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, यानी कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, अब यहां तक तो सर हमें पहले से ही पता था कि ऐसा होता है। तो नया क्या है? ठीक है, नया क्या है ये हमें यहाँ पर चेक करना है कि सर हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। तो हम पहले से जानते थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है। एनर्जी ना तो बनाई जा सकती, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। अब उसको अपन को यहाँ पे लगाना है। तो जैसे हमने लास्ट क्लास में एग्जाम्पल लिया था उसी पे हम यहाँ पे प्रूव करके देखते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो हमारा एनर्जी वाला पोर्शन है कि हम कैसे उसको प्रूव कर सकते हैं। आज तक हम ये पढ़ते हुए आए थे, केवल आज हम इसको प्रूव करके देखेंगे। कैसे प्रूव करेंगे? मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है जो किसी हाइट h पर रखा हुआ है, किसी हाइट h पर रखा हुआ है, और इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है? स्मॉल m। दिख रहा है स्क्रीन पे? थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं। ठीक है, तो ये ब्लॉक मान लेता हूं मैं, ब्लॉक जिसका मास कैपिटल M मान लेते हैं फॉर द टाइम बिंग, और इसकी हाइट मान लेते हैं स्मॉल h। ठीक है, अब ये कहां पर रखा हुआ है? सर ये टॉप हाइट पर है। इस हाइट को A बोल देते हैं, इस हाइट को B बोल देते हैं, ग्राउंड पर। ठीक है, इसको यहां से ड्रॉप किया गया। जब मैं इसको ड्रॉप करूंगा यहां से, अब ये यहां पर है कहीं पर किसी हाइट पर। किसी हाइट पर जब कोई ऑब्जेक्ट होता है तो ड्यू टू इट्स पोजीशन उसके पास एक एनर्जी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो एट दिस पॉइंट यहां पर इस ऑब्जेक्ट के पास क्या है? इस ऑब्जेक्ट के पास पोटेंशियल एनर्जी है, जिसको यू से डिनोट कर रहा हूं, और वो क्या होगा? कैपिटल एम जी एच। एम जी जो कि फोर्स होगी और एच उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। अगर इसी पॉइंट पर मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहूं तो वो क्या होगी बच्चों? हाफ एम वी स्क्वायर पर, क्योंकि ये यहां पर अभी कहां पर है? हाइट पर है, और रेस्ट पोजीशन पे अभी मैंने इसको कहीं इस पे ड्रॉप नहीं किया क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे केवल रखा है। तो यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? 0 होगी। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, सिंस यहाँ पर जो इसकी इनिशियल स्पीड है वो कितनी है? 0 है। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई आपको कि सर मैंने क्या करा है? मैंने किया है मास मान लिया है m, जिसको मैंने ए पे रेस्ट पॉइंट पर रख दिया है। ठीक है, हाइट h पर फ्रॉम दी ग्राउंड। अब मैंने यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाली है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई? mgh। और काइनेटिक एनर्जी निकाली क्योंकि ये रेस्ट पोजीशन पे है, तो रेस्ट पोजीशन पे इसकी जो स्पीड होगी, इसके बाद जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? 0। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ u क्या है और k क्या है, हमने वैसे बात कर ली थी क्लास में। u इज पोटेंशियल एनर्जी, u इज पोटेंशियल एनर्जी, k इज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहां तक बात हो गई कि दोनों ऑब्जेक्ट्स ए पोजीशन पर, इसको यहां पे लिख देते हैं यू ए और के ए, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट mgh है और काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ mv स्क्वायर। तो इस पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी होगी, यहां पे नीचे लिख रहा हूं मैं, ए पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी होगी, ए पॉइंट पर एट ए, टोटल एनर्जी बच्चों मैंने आपको बताई थी कि टोटल एनर्जी क्या होती है? टोटल एनर्जी होती है मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, दैट इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? यू ए प्लस के, और वो कितना होगा? यू ए तो है सर हमारे पास mgh, और के पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0। तो यहां पर आ गया हमारे पास mgh। ये ए पॉइंट पर हमारे पास क्या आ गया? पोटेंशियल
एनर्जी आ गया है। अब मैं क्या करता हूं कि मैं जो बॉल है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो मास ब्लॉक है, इसको मैं क्या करता हूं, छोड़ देता हूं भाई कि अब तू आराम से फ्रीली फॉल गिर सकता है, यानी कि आराम से नीचे गिर सकता है। तो जब ये नीचे की तरफ गिरेगा तो इस पे एक फोर्स लगेगी, वो कौन सी होगी, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। लगेगी नहीं लगेगी, लगेगी। और ये एक पाथ फॉलो करेगा बी तक जाने के लिए, यानी कि मैं एक पॉइंटेड डॉटेड लाइन से ड्रॉ करूं तो इस तरीके से ये नीचे की तरफ आ जाएगा, यानी कि थोड़ी देर बाद वो यहाँ पर होगा, फिर यहाँ पर होगा, फिर यहाँ पर होगा, एट द एंड ऑफ द टाइम वो कहां पर पहुंच जाएगा, एकदम ग्राउंड पर पहुंच जाएगा। अब मैं मान लेता हूं कि किसी टाइम पर जो ब्लॉक है वो यहां से लेकर यहां पर आ गया है, ग्राउंड पर टच नहीं हुआ है, वो यहां पर आ गया है। ठीक है, ब्लॉक यहां से मूव करके यहां पर आ गया है कुछ देर बाद जब वो फ्री फॉल कर रहा था। तो मैं मान लेता हूं कि यहां से लेके यहां तक की जो इसने डिस्टेंस कवर करी होगी, जो पॉइंट लिया मैंने, यहां से लेके यहां तक की जो इसने डिस्टेंस कवर करी होगी, इसको अपन सपोज कर लेते हैं कि जो डिस्टेंस ने कवर करी है वो कितनी है, x। तो ये जो बाकी बची डिस्टेंस होगी बच्चों वो कितनी होगी, वो हो जाएगी h माइनस एक्स। भाई इस पूरे में से इसको माइनस कर देंगे तो डिस्टेंस बचेगी ना, तो ये बच गई हमारे पास h माइनस एक्स। ठीक है, अब ये कोई पॉइंट में मान लेता हूं कि C पॉइंट है जहां पर मैंने ये सब मेजर किया है। तो इस C पॉइंट पर मैं निकालता हूं कि भाई एनर्जी क्या होगी। तो C पॉइंट के लिए मैं पोटेंशियल एनर्जी देखता हूं, तो UC बोल देता हूं मैं इसको। यहां पर ब्लॉक का मास अभी भी m है, ब्लॉक का मास m। क्या ग्रेविटी इस पर अभी भी एक्ट कर रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल कर रही है। तो एक्सेलरेशन किसकी वजह से होगा, ग्रेविटी की वजह से होगा। अब आती है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ सर इसका, तो डिस्प्लेसमेंट देख के पता चल रहा है कि सर डिस्प्लेसमेंट हम कहां से मेजर करते हैं, ग्राउंड से मेजर करते हैं। तो ग्राउंड से कितनी डिस्टेंस पर है ये सर, h माइनस एक्स पे। किस पे, h माइनस एक्स पे। पहले कहां पर था, h पर था भाई, ग्राउंड से ऑब्जेक्ट कहां पर था, h डिस्टेंस पर था। अब कहां पर है, h माइनस एक्स डिस्टेंस पर है। तो ये क्या हो गया, एट सी पॉइंट इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई। काइनेटिक एनर्जी एट सी पॉइंट वो क्या होगी सर, वो भी तो कुछ ना कुछ होगी। तो अपन सपोज कर लेते हैं कि भाई यहां पर तो इसकी इनिशियल स्पीड क्या थी, u इक्वल्स टू 0 थी, और यहां पर इसकी स्पीड मान लेते हैं कि क्या है, v है। क्या है, v है। तो इसको एक बार मैं हटा देता हूं यहां से, है ना, क्या है, v है। तो v निकालना पड़ेगा हमको। तो कैसे निकालेंगे सर, v निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकता हूं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको देख के घबराना नहीं है, ये कोर्स में नहीं है, इसका सिर्फ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है आपकी बुक में वर्बल। तो मैं जो वर्बल दिया हुआ है उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। यहाँ पर एक्सेलरेशन कौन सा है और जो हाइट है वो कौन सी है, जो हाइट है वो है x। यहाँ ऊपर से लिया है मैंने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है ना, कि जो वेलोसिटी ऑफ द बॉल है वो पहले u थी, यहाँ पर v हो गई, और जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी है वो कितनी है, x। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करूंगा मैं तो मेरे पास साफ साफ दिख रहा है कि जो इसका इनिशियल स्पीड थी वो कितनी थी, 0। तो v स्क्वायर कितना आ गया मेरे पास, 2gx। यही बोल दीजिए कि v क्या आ गया, अंडर रूट 2gx। ठीक है, पर अभी हम यही रहने देते हैं। अब आ जाते हैं वापस इस फॉर्मूले में, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। इस पॉइंट पर मेरे वेलोसिटी आ गई है, दैट इज 2gx। तो काइनेटिक एनर्जी एट सी पॉइंट क्या होगा, हाफ m, m इज कैपिटल, यहां पर भी कैपिटल आएगा, हाफ m, और v स्क्वायर की जगह मैं क्या रख सकता हूं अब, 2gx। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है सर, टोटल एनर्जी निकालनी है। तो यहां पर पहले तो हम देख लेंगे 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी आएगी सी पर वो आएगी mgx। अब मैं सी पॉइंट पर क्या निकाल रहा हूँ, टोटल एनर्जी निकाल रहा हूँ। तो सी पॉइंट पर लिख रहा हूँ मैं डायरेक्टली, टोटल एनर्जी लिख रहा हूँ, वो क्या होगा, यूसी प्लस के सी, और वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो वैल्यूज क्या है मेरे भाई, यूसी की है mg, इसको भी खोल देता हूं मैं, mgh माइनस mgx, और ये भी आ जाएगा प्लस mgx। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो सी पॉइंट पर भी जो एनर्जी होगी वो कितनी है, mgh। कितनी है, mgh, यानी कि जितनी एनर्जी यहां पर थी उतनी एनर्जी कहां पर है, यहां पर है। अब बी पॉइंट पे बात कर लेते हैं, ग्राउंड पर आएगा जब। ठीक है, कहां पर आएगा, ग्राउंड पर, इस पोजीशन पर आ जाएगा जब ब्लॉक।
ठीक है, मैंने डॉटेड लाइन से नोट कर दिया, ये एम हो गया। अब इस पोजीशन पे निकालते हैं अपन, तो यहाँ पर डिनोट करता हूं मैं, बी पॉइंट की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, बी पॉइंट पर यूवी निकालने पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी हाइट कितनी हो गई यहाँ पर 0 है ना, तो ये एम जी और एच कितना हो गया 0, तो ये 0, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी 0। काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं के बी हाफ एम। अब v मुझे पता नहीं है यहाँ पर कितनी वेलोसिटी, तो वो भी इसी इक्वेशन से निकाल लेते हैं। तो इसी इक्वेशन में मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देता हूँ। थर्ड इक्वेशन हमारे पास थी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो 0 इसलिए उसको छोड़ देते हैं, इक्वल्स टू 2g, और इस बार जो डिस्टेंस है वो कितनी है h, है ना। तो यहां से ऊपर से मेजर करी थी, यहाँ पर भी डिस्टेंस, यहाँ पर भी ऊपर से मेजर करेंगे, तो वो कितनी हो जाएगी 2g h। तो यहाँ पर वैल्यूज रख देता हूं मैं, v स्क्वायर की आ गई हमारे पास 2g h, फिर 2 से 2 कट गया, कैपिटल है मेरे भाई। यहाँ से k भी आ गया मेरे पास कितना m g h, और b पॉइंट पे जब मैं टोटल पोटेंशियल एनर्जी बात करूंगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी ub प्लस के बी, है ना, और यहां से 0 प्लस एम जी एच, तो यहां से फाइनली क्या आ गया एम जी एच। तो तीनों केसेस में हम देख पा रहे हैं कि जो टोटल एनर्जी है वो कितनी है एम जी एच है। आप चाहे तो नीचे से ऊपर की तरफ कर लेना, जब आप ऊपर से मतलब नीचे वाली साइड से ऊपर की तरफ करेंगे तो आपके पास हर बार आंसर में आएगा हाफ एम वी स्क्वायर। अभी मैंने ऊपर से किया है तो सारा आंसर एम जी एच में आ रहा है, जब मैं नीचे से ऊपर की तरफ करूंगा तो आपका हर आंसर किसके फॉर्म में आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो यहां से अब ये तो अपन ने कर लिया, अब यहां से क्या प्रूफ हो रहा है इस बात में बात करें तो यहां से ये प्रूफ हो रहा है कि जो सिस्टम के पास पहले एनर्जी थी, जो सिस्टम के पास पहले एनर्जी थी वही सिस्टम के पास क्या है बाद में। अगर इनिशियली पॉइंट पे बात करें, जब मैंने उसको ए पॉइंट पे किसी हाइट पे रखा हुआ था, तो उसके पास जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी थी या टोटल एनर्जी थी, भाई काइनेटिक और पोटेंशियल ऐड कर दी तो टोटल एनर्जी कितनी थी mgh। फिर वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करके कहां पर आ गया, x डिस्टेंस ट्रेवल करके सी पॉइंट पर आ गए। सी पॉइंट पर हमने देखा तो सी पॉइंट पर भी सर वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाती है और तब भी टोटल पोटेंशियल एनर्जी या टोटल एनर्जी कितनी है बॉडी के पास mgh। फिर बी पॉइंट पे चेक किया, जब वो ग्राउंड को टच कर देता है, जब ग्राउंड को टच कर रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई है और इस बार कौन बढ़ गया है, उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है। और टोटल एनर्जी की अभी बात करें तो वो क्या है, सेम है। तो यहाँ पर जो देखने वाली बात यह है कि तीनों पोजीशंस पे, यानी कि ऑब्जेक्ट को मैं कहीं से भी कहीं तक के लिए ड्रॉप करूं, उसकी जो टोटल एनर्जी रहेगी वो सेम रहेगी। ये हम बोलते हुए हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट ट्रांसफर। तो एनर्जी कहीं पर डिस्ट्रॉय हुई है नहीं हुई है, वो सिर्फ क्या हुई है, अगर फाइनल एनर्जी की बात करें तो कितनी mgh और mgh, यानी टोटल एनर्जी क्या है सिस्टम में कंजर्व रही है, सिर्फ वो क्या होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अभी बॉडी के पास क्या है, पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी 0 है। सी पॉइंट पे बात करें तो बॉडी के पास अब h माइनस एक्स हो गया, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, थोड़ी सी कम हुई है। पर यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, थोड़ी सी बढ़ गई है, यानी कि एनर्जी यहाँ से कम हुई है और किसमें बढ़ गई है, काइनेटिक एनर्जी में बढ़ गई है। अगर बी पॉइंट पे देखें, जब ऑब्जेक्ट हमारा ग्राउंड पे पहुंच जाता है तो ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी एकदम से 0 हो गई है और काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई है, mgh हो गई है, यानी कि जितनी भी काइनेटिक एनर्जी सॉरी पोटेंशियल एनर्जी थी वो किसमें कन्वर्ट हो गई है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, और तीनों केसेस में जो फाइनल टोटल एनर्जी है वो क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो ये है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और ये क्या बोलता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ destroyed, it can only be transferred from one body to another body। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है। इसको ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ अ फ्री फॉलिंग बॉडी भी बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे भी आपको आ जाए वैसे। ठीक है, बुक में सिर्फ ये एक्सप्लेन किया हुआ है वर्बल, वहां पर इस तरीके का कुछ डेरिवेशन नहीं दिया है, वहां पे लास्ट में सिर्फ ये बोल दिया गया कि जो सिस्टम की टोटल एनर्जी है वो कंजर्व रहती है और लास्ट में इन दोनों का सम करके आपको बता दिया जाएगा। आप एनसीईआरटी में चेक कर लेना। ठीक है, बात यही कही गई है। चलिए अब चलते हैं अपने चैप्टर का आखिरी टॉपिक, दैट इज पावर। पावर क्या होती है, पावर को समझे अपन। तो पावर जैसे कि अभी हमने बात करी भाई, वर्क क्या होता है कि सर वर्क होता है जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाते हैं और वो कुछ डिस्टेंस डिस्प्लेस करे, तो हम बोलते हैं कि बॉडी पर क्या हुआ है, वर्क हुआ है और किसी ने उस पर क्या करा है, वर्क डन किया है। फिर हम एनर्जी पे
तो एनर्जी की हमने बात करी कि सर कितना वर्क किया जा सकता है, दैट इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क या कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है, ऐसे ही जो हमारी टर्म पावर है, ये जो टर्म पावर है हमारी, ये सिमिलर है इन्हीं सबसे। ठीक है, पावर क्या होती है कि कोई काम कितनी तेजी से किया गया, यानी कि पावर ये मेजर करेगा, पावर जो है ये मेजर करता है, मेजर्स द स्पीड ऑफ वर्क, मेजर्स द स्पीड ऑफ वर्क, कि काम कितनी तेजी से किया जा रहा है। जैसे कि हम मोटरसाइकिल्स में, ये व्हीकल्स में बात करते हैं कि अगर कोई बड़ी गाड़ी होगी, पावरफुल होगी, ठीक है, तो वहां पे मैंने टर्म यूज किया पावरफुल, है ना, तो हम बोलते हैं कि कोई पावरफुल गाड़ी होती है वो बहुत तेजी से चलती है। तो पावर किसको मेजर करता है, स्पीड को वर्क मेजर करता है, वो भी किसकी, काम करने की। मैंने क्या बोला कि मोटरसाइकिल जो पावरफुल होगी वो ज्यादा तेज चलेगी, तो तेज चलने से कर क्या रही है, वो डिस्टेंस कवर कर रही है ना, डिस्टेंस कर रही है यानी कि वो वर्क कर रही है। ठीक है, तो हम ये टर्म जनरल यूज करते हैं और वही इसकी डेफिनेशन है पावर की, यानी कि जो डे टू डे लाइफ में हम पावर की डेफिनेशन यूज करते हैं वो सेम है। पर अगर वर्क और एनर्जी की बात करें तो डे टू डे लाइफ में जो वर्ड यूज करते हैं अपन, टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, उससे वो दोनों एकदम अलग है। पर पावर की अगर हम बात करें तो ये वही टर्म है जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं कि अगर पावरफुल व्हीकल होगा तो उसकी स्पीड भी क्या होगी, ज्यादा होगी, और स्पीड ज्यादा होगी, या ये बोलते हैं कि अगर पावरफुल व्हीकल है तो जो डिस्टेंस है वो क्या करेगा, जल्दी कवर करेगा। ठीक है, तो क्या कर रहा है, उसके पास स्पीड ज्यादा है वर्क करने की। तो जो पावर की डेफिनेशन होती है, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्या होती है पावर की डेफिनेशन, द रेट एट विच वर्क इज डन, या द रेट एट विच, तो पावर की डेफिनेशन लिख रहे हैं, द रेट एट विच वर्क इज डन, द रेट एट विच वर्क इज डन, the rate at which work is done by a force is called power। या by a force नहीं लिखेंगे तो भी काफी है, the rate at which work is done is called power। ठीक है, तो rate at which work is done, तो rate at work ये हम जानते हैं, टर्मिनोलॉजी हम बार बार यूज करते हुए हैं कि जैसे कि हमने बात करी थी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये क्या हो जाती है, एक्सेलरेशन हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी टर्म्स हम बार बार यूज करते हैं। तो रेट एट विच वर्क इज डन, यानी कि पावर का अगर हम फॉर्मूला लिखें तो वर्क अपॉन टाइम इज द फॉर्मूला फॉर पावर, यानी कि रेट का मतलब कि टाइमिंग हो गई, यहाँ पे ये टाइम किस टाइम में वर्क हो रहा है। ठीक है, दैट इज पावर। बात समझ में आ रही है, एग्जाम्पल से जैसे मैंने आपको समझा ही दिया है। या अगर अपन ऐसे बात करें कि कोई ठंडा पानी है और कोई गर्म पानी है, मतलब ठंडा गर्म नहीं, गरम गरम ले लेते हैं, एक ल्यूक वार्म है और एक बहुत ही ज्यादा गर्म है। ठीक है, यानी कि एक तो गुनगुना पानी है और एक ज्यादा गर्म पानी है। आप दोनों में हाथ डालिए तो किस में ज्यादा गर्म लगेगा, जो ज्यादा गर्म है उसी में लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि उसके पास जो एनर्जी स्टोर्ड है वो क्या है, ज्यादा है ना, और जो नॉर्मल गुनगुना पानी है उसमें कम एनर्जी स्टोर है। तो ज्यादा वर्क कौन करेगा, जिसके पास ज्यादा एनर्जी वो ज्यादा वर्क करेगा। ठीक है, और गर्म पानी के पास ज्यादा एनर्जी है। ठीक है, तो उससे ज्यादा जल्दी हमारी बॉडी में क्या होगी, एनर्जी ट्रांसफर होगी, और जो कम है उससे कम एनर्जी ट्रांसफर होगी। तो यहां पर क्या हो रहा है, रेट ऑफ ट्रांसफर। तो कभी कभी यहां पे लिख सकते हैं द रेट एट या द ट्रांसफर ऑफ वर्क या द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर इज कॉल्ड द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर। तो ये भी एक हमारे पास एक डेफिनेशन बन जाती है किसकी, पावर की। ठीक है, इसके बाद आता है कि सर पावर की यूनिट क्या होगी। तो वर्क की यूनिट हम जानते हैं क्या होती है, वर्क की यूनिट होती है सर जूल, और टाइम की यूनिट होती है हमारे पास सर सेकंड। ये यूनिट होती है हमारे पास एसआई में जूल पर सेकंड। ठीक है, तो यहां पर जो जूल पर सेकंड है उसको हम एक नया टर्म दे देते हैं जिसको बोलते हैं हम वॉट, जिसको कैपिटल डब्ल्यू से हम डिनोट करते हैं वॉट। ये जेम्स वॉट के नेम पर दिया हुआ है। ठीक है, जो पावर की डेफिनेशन थी, जो थ्योरी है किसने दी, जेम्स वॉट ने, तो उनके नेम पर ये यूनिट है हमारे पास वॉट। ठीक है, कुछ बेसिक सी क्या बोलते हैं हम, इसमें थोड़ी हायर यूनिट्स भी होती है, जैसे किलोवाट हो गई, मेगावाट हो गई, जो हम हमारी इलेक्ट्रिसिटी में देखते हैं कि भाई किलो यूनिट तो आपने एनर्जी कंज्यूम कर ली है। ठीक है, तो वो 1 किलोवाट ये इसकी बड़ी यूनिट्स है, जैसे कि 1
किलो वॉट की बात करें अपन तो वो हो जाता है 1000 वॉट के बराबर। अगर 1 मेगा की करूंगा तो मैं 6 जीरोस लग जाएंगे। ठीक है, तो ये यूनिट्स हो गई। इसके अलावा एक यूनिट आती है जो हम हमारे मोटर व्हीकल्स में यूज करते हैं, दैट इज हॉर्स पावर। क्या होती है? हॉर्स पावर। तो 1 हॉर्स पावर की अगर मैं बात करूं, 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 वॉट। ठीक है, तो ये एक और यूनिट है किसकी? पावर की। जो मेन यूनिट है हमारे कोर्स में जो रहेगी वो ये रहेगी, एसआई यूनिट है। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, दैट इज जूल पर सेकेंड। ठीक है, कुछ बड़ी यूनिट्स किलोवाट, मेगावाट, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 kW, दैट इज 1 किलोवाट। और 1 मेगावाट की बात करें तो 1 मेगावाट, दैट इज 1 2 3 4 5 वॉट। और 1 हॉर्स पावर इज 746 वॉट्स। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट टॉपिक दैट इज कमर्शियल यूनिट। पावर की कमर्शियल यूनिट क्या होती है? कमर्शियल यूनिट यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी के बिल में हम जो देखते हैं कि आपने इतनी पावर कंज्यूम कर ली, या हम अप्लायंसेस लाते हैं बाजार में से, तो उनमें ये यूनिट्स लिखी रहती है। तो ये यूनिट्स क्या है या उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसी के बारे में है कमर्शियल यूनिट। तो अभी राइटिंग डाल लेते हैं अपन, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। अब हम ये जान चुके हैं कि भाई एनर्जी क्या होती है, पावर क्या होती है, वर्क क्या होता है। तो अब आ जाते हैं हम कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। जैसे कि हम जानते हैं कि ऐसा यूनिट अगर एनर्जी की बात करें, ऐसा यूनिट की बात करें, ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी की बात करें तो वो क्या होगी? वो होगी हमारे पास जूल, जिसको हम कैपिटल जे से डिनोट कर देते हैं। और अगर मैं सीजीएस यूनिट की बात करूं तो वो कितनी रहती है सर? वो हो जाती है अर्क। ठीक है, इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, यही इसकी यूनिट है अर्क। इसको वैसे तो स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, ये अर्क हो गया हमारे पास। ठीक है, अब आते हैं हम कमर्शियल यूनिट पे। तो किस देर में, यानी कि रेट ऑफ विच अपन ने एनर्जी कंज्यूम करी है, उसी को हम क्या बोलते हैं? कमर्शियल यूनिट बोलते हैं। यानी कि कितनी एनर्जी हमने कितनी देर में कंज्यूम करी है। ठीक है, दैट इज आवर कमर्शियल यूनिट एट द रेट एट विच 1 किलोवाट एंड दिस कंटिन्यूज फॉर 1 आवर, देन द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इज कॉल्ड 1 किलोवाट आवर। ये तो बाकी आपकी बुक्स में डेफिनेशन दी होंगी कि 1 किलोवाट यूनिट क्या होती है और 1 किलो जूल पर सेकेंड यूनिट क्या होती है, तो वो आप बुक से देख लीजिएगा। ठीक है, अपन आते हैं कन्वर्जन पे, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है इसका कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी में, जो आपसे पूछा जाएगा। यानी कि न्यूमेरिकल कोई डिफरेंस आएगा नहीं इसमें। इसमें जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, यानी कि आपने एनर्जी निकाल ली है या पावर निकाल लिया या वर्क डन निकाल लिया, उसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है या कहीं पर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो 3 रुपीज पर आर के हिसाब से आ रही है, तो आपको कैलकुलेट करना है कि कितनी यूनिट हमने एनर्जी कंज्यूम कर ली है या कितना बिल आएगा, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आते हैं। तो जो हमारे पास आएगी मेन प्रॉब्लम वही आएगी कन्वर्जन की। 1 किलोवाट आर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, जो भी कमर्शियल यूनिट होती है वो आर के बेसिस में आती है कि 1 घंटे में आपने कितनी एनर्जी कंज्यूम करी इन आर, हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी यू हैव कंज्यूम्ड। ठीक है, तो यहां से डेफिनेशन भी बन जाती है कि 1 किलोवाट, द रेट ऑफ 1 किलोवाट आर फॉर 1 आवर इज द टोटल एनर्जी। ठीक है, तो ये सब डेफिनेशन आप बुक से देख लीजिएगा। तो 1 किलोवाट आप आर पे आ गए अपन। 1 किलोवाट आर क्या होगा? 1 किलो जूल पर सेकेंड के बराबर होगा। इसकी अगर हम बात नहीं, 1 किलो जूल के तो नहीं होगा। चलो कन्वर्जन पे आते हैं। 1 किलोवाट आर वैल्यूज पुट कर लेते हैं कि सर 1 किलोवाट आर को पहले तो डिवाइड कर लें, तो 1 किलोवाट इंटू 1 आर के बराबर हो गए। तो यहीं से डेफिनेशन आती है कि 1 किलोवाट आर को 1 आवर में यूज करना है, तो वही क्या होगी? हमारी रेट ऑफ कंजम्पशन होगी। और 1 किलोवाट आवर कितना होता है सर? 1000 वॉट के बराबर होता है। और 1 आवर कितना होता है? 3600 सेकेंड के बराबर होता है। इसको थोड़ा बड़ा सा लिख देता हूं मैं। यू गेट इतना के बराबर 3600 सेकेंड्स के बराबर। 1000 वॉट या वॉट की बात करें तो कितना होगा? 1000
इंटू 1 जूल पर सेकेंड के बराबर हो गए, और ये बाहर आ गया हमारे पास 3600 सेकेंड। तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो जगह 360000 जूल पर सेकेंड, जिसको हम लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल पर सेकेंड। 1 किलोवाट आर इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये कन्वर्जन आएगा, और यही आपकी कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज 1 किलोवाट पर आवर। सिंपली कमर्शियल यूनिट क्या है हमारे पास, 1 किलोवाट पर आवर है। डेफिनेशन चाहो तो मैं लिखा देता हूं, इफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड एट द रेट ऑफ, यहां पर लिख देता हूं मैं डेफिनेशन, इफ एनर्जी इज consumed at the rate of 1 किलो जूल पर सेकेंड, 1 किलो जूल पर सेकेंड, and this continues for 1 hour, then total energy consumed is called 1 किलोवाट आवर। ये हमारे पास डेफिनेशन आ गई 1 किलोवाट आवर की। अगर आपसे पूछा जाए कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है, तो आप वहां पे सिंपली लिखेंगे कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज 1 किलोवाट आवर, और उसकी डेफिनेशन ये हो जाएगी। अब यहाँ पे जैसे मैंने 1 किलो जूल पर सेकेंड लिखा है, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, 1 किलोवाट इन 1 आवर, जो माने कि 1 किलो जूल पर सेकेंड लिखा है, इसकी जगह सिंपली आपको क्या लिखना है, 1 किलो वॉट। ठीक है, क्योंकि अभी हमने इससे पहले करके दिखा था कि 1 किलो वॉट किसके बराबर होता है सर, 1 किलो वॉट 1000 वॉट के बराबर होता है, और वो होता है 1000 जूल पर सेकंड के बराबर। तो यहाँ मैंने ये लिखा है 1000 जूल पर सेकंड, और 1000 जूल पर सेकंड किसके बराबर होता है, 1 किलो वॉट के बराबर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड एट द रेट ऑफ 1 किलो वॉट एंड दिस कंटिन्यूज फॉर 1 आवर, देन द एनर्जी इज 1 किलो वॉट पर आवर। तो यहीं पर आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है, अब कुछ न्यूमेरिकल्स हैं इससे रिलेटेड जो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और चैप्टर को खत्म करेंगे। तो हैव अ गुड डे।